नमस्कार साथियों, उपासना यस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं, जिनमें पहला है, हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 2023 तक सभी ट्रेन डीजल मुक्त हो जाएंगी और भारतीय रेल विश्व की पहली प्रदूषण रहित रेल बनेगी। तो ये डेडलाइन आपको याद रखनी है, 2023। सेकंड, हाल ही में डेनमार्क ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने संबंधी एक परियोजना के लिए मंजूरी दे दी है। तो ये कंट्री याद रखना है आपको, डेनमार्क, और ये सागर उत्तरी सागर। थर्ड, आईपीसी की धारा 124 ए देशद्रोह कानून से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है, जो इंडियन पेनल कोड की धारा 124 से है वो देशद्रोह, या कहीं कहीं आपको इसकी जगह राजद्रोह शब्द मिलेगा। तो इनका सेम मीनिंग है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, उससे संबंधित है। अब आपको इससे जुड़ा हुआ एक बात भी याद रखना है, केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य 1962 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देशद्रोह केवल उन गतिविधियों पर लागू होगा जिनमें सार्वजनिक शांति को बाधित करने या अव्यवस्था फैलाने के उद्देश्य से हिंसा का सहारा लिया गया हो। फोर्थ, रक्षा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2026 तक, तो ये डेडलाइन याद रखनी है आपको, सेना के पास 3 नए युद्धक विमान यानी फाइटर जेट्स होंगे, जिनमें से 2 को वायुसेना में तथा 1 को नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसमें वायुसेना में नए LCA Mk2 संस्करण तथा AMCA यानी उन्नत मध्यम युद्धक विमान, और नौसेना में TEDVF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर युद्धक विमान को शामिल किया जाना है। तो ये परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको याद रखना है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज में है कोटा के अंतर्गत कोटा शब्द खबरों में, यानी कोटा विद इन कोटा वर्ड्स न्यूज में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। इसका संबंध अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल ट्राइब्स के उप वर्गीकरण से है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला अगला है जी रोहिणी आयोग या समिति खबरों में। तो इसके बारे में आपको इतनी बात याद रखनी है कि इसका संबंध किससे है। तो इसका संबंध ओबीसी के उप श्रेणीकरण से है, आपको ध्यान रखना है। अगली न्यूज है नासा का मार्स आइस मैपिंग मिशन खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट। पहला है, हाल ही में नासा ने घोषणा की है कि वह अपना मार्स आइस मैपिंग मिशन लॉन्च करेगा, जिससे ये न्यूज में था। सेकंड, ये मिशन इस एजेंसी को मंगल ग्रह पर प्रारंभिक मानव मिशन के लिए संभावित विज्ञान उद्देश्यों की पहचान करने में मदद कर सकता है। आइस मैपिंग मिशन लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह पर भावी मिशनों के लिए लैंडिंग साइट्स के लिए प्रचुर यानी सफिशिएंट सुलभ बर्फ की पहचान करने में मदद करेगा। तो ये नासा के मार्स आइस मैपिंग मिशन से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है राजनीतिक दलों का पंजीकरण खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें पहला पॉइंट है, वर्ष 2018-19 के लिए कुल 2301 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से मात्र 78 दलों यानी 3.39% की अंशदान रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। सेकेंड पॉइंट यानी बी, पिछले 10 वर्षों में इन दलों की संख्या में 2 गुना वृद्धि हुई है। इनकी संख्या वर्ष 2010 में 1112 थी, जो कि फिर वर्ष 1919 में 2301 हो चुकी थी। सी यानी थर्ड पॉइंट, वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग में 2360 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, जिनमें से 2301 दल अर्थात 97.50% दल गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं। तो अभी आप इस शब्द को याद रख लीजिए, आगे हम लोग जानेंगे कि गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल क्या होते हैं। तो इन पॉइंट्स से जो संबंधित जो बातें थी, इनको लेकर ये राजनीतिक दलों का पंजीकरण न्यूज में था, वो आपको याद रखना है। अब हम लोग ये जानते हैं कि राजनीतिक दलों का पंजीकरण कैसे किया जाता है।
तो इसमें पहला पॉइंट है राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। सेकंड, किसी राजनीतिक दल को पंजीकरण कराने हेतु अपने गठन के 30 दिनों के भीतर यानी 1 मंथ के अंडर उपरोक्त धारा के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग के समक्ष निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होता है। इसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग दिशा निर्देश जारी करता है। तो ये राजनीतिक दलों के पंजीकरण से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग गैर राजनीतिक प्राप्त जो दल हैं उनको जानते हैं, यानी जो गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं वो क्या होते हैं, जिनको इंग्लिश में अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है। तो आइए हम लोग जानते हैं। जिन राजनीतिक दलों के लिए विधानसभा चुनाव अथवा आम चुनाव में राज्य पार्टी बनने हेतु आवश्यक मत प्रतिशत हासिल नहीं हो पाता, या जो राजनीतिक दल पंजीकृत होने के बाद से कभी भी चुनाव नहीं लड़े हैं, अथवा नए पंजीकृत राजनीतिक दलों को गैर मान्यता प्राप्त दल यानी अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राष्ट्रीय राजनीतिक दल के लिए पात्रता, यानी जो भी राजनीतिक दल हैं उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें या पात्रताएं होनी चाहिए, उनको हम लोग जानते हैं। पहला है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु किन्हीं भी 4 अथवा अधिक राज्यों में होने वाले आम चुनाव अथवा विधानसभा चुनाव में होने वाले कुल मतदान, ये आपको याद रखना है, कुल मतदान के न्यूनतम 6% वैध मतों को हासिल करना अनिवार्य होता है। सेकंड, इसके अलावा इसके लिए किसी भी राज्य अथवा राज्यों से लोकसभा में न्यूनतम 4 सीटों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। थर्ड, राजनीतिक दल द्वारा लोकसभा चुनाव में कुल लोकसभा सीटों की 2%, जैसे अगर 543 सदस्य हैं तो कम से कम 11 सदस्य सीटों पर जीत हासिल की गई हो, तथा ये सदस्य कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से चुने गए हों। अगला है राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के लिए पात्रता, यानी किसी भी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल बनने के लिए जो शर्तें हैं उनको हम लोग जानते हैं। पहली है किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में होने वाले मतदान के कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% हासिल करना अनिवार्य है। सेकंड, इसके अलावा इसके लिए संबंधित राज्य की विधानसभा में कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल होनी चाहिए। थर्ड, राजनीतिक दल के लिए राज्य की विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव में कुल सीटों का 3% अथवा 3 सीटें जो भी अधिक हो हासिल होनी चाहिए। अगला है मान्यता प्राप्त किसी पंजीकृत दल को लाभ, यानी जो भी राजनीतिक दल हैं, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनको क्या क्या लाभ मिलते हैं उनको हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट, इनके लिए आम चुनाव के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण की सुविधा प्रदान की जाती है। सेकंड, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए आम चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों की यात्रा का खर्च उस उम्मीदवार या दल के खर्च में नहीं जोड़ा जाता है। थर्ड, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त किसी पंजीकृत दल को संबंधित राज्य में अपने उम्मीदवारों को दल के लिए सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है। और राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त किसी पंजीकृत दल को पूरे भारत में अपने उम्मीदवारों को दल के लिए सुरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है। फोर्थ, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करते वक्त सिर्फ एक ही प्रस्तावक की जरूरत होती है। साथ ही उन्हें मतदाता सूचियों में संशोधन के समय मतदाता सूचियों के 2 सेट निःशुल्क पाने का अधिकार भी होता है, तथा आम चुनाव के दौरान इनके उम्मीदवारों के लिए मतदाता सूची का एक सेट निःशुल्क प्रदान किया जाता है। तो ये मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मिलने वाले लाभ से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में इस योजना के
तहत दावों का समय से निपटारा करने के लिए देश के 100 से अधिक जिलों में ड्रोन उड़ाने की अनुमति मिल गई है। कृषि विभाग के प्रस्ताव को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मंजूरी दे दी है। ये देश में रिमोट सेंसिंग तकनीक आधारित पहला सबसे बड़ा प्रायोगिक अध्ययन है जिसमें फसल की पैदावार का आकलन किया जाएगा, जिससे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना न्यूज में थी। अब हम लोग इस योजना से जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजना है। सेकंड, 3 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी, ये वर्ष याद रखना है आपको। थर्ड, इस योजना का उद्देश्य किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करना और पूर्ण बीमित राशि के लिए फसल बीमा दावे का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है। अगला फोर्थ पॉइंट है, इस योजना में पूर्ववर्ती राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना यानी NAIS और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना यानी MNAIS का विलय कर दिया गया है। फिफ्थ, इस योजना में सभी खाद्य और तिलहन फसलों और वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों को शामिल किया गया है, जिसके लिए पिछले उपज के आंकड़े उपलब्ध हैं और जिनके लिए सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण के तहत फसल कटाई प्रयोगों का अपेक्षित संख्या संचालन किया जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है RBI की मौद्रिक नीति 2021 खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड महामारी के प्रभाव के कारण वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर वर्ष 2021-22 में 10.5% रहने का अनुमान लगाया है, जिससे RBI की मौद्रिक नीति 2021 न्यूज में थी। अब आपको मैं इससे संबंधित जो वीडियो है उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप मौद्रिक नीति के बारे में डिटेल से जो भी बातें होंगी उनको जान पाएंगे। आप उसको कंप्लीट देख लीजिएगा, आपको मौद्रिक नीति से जुड़ी हुई सारी बातें जो भी होंगी वो मिल जाएंगी। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है परिवार पहचान पत्र योजना खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ये हरियाणा राज्य द्वारा शुरू की गई ये योजना है। सेकंड, हाल ही में इसको लेकर निजता से संबंधित कुछ मुद्दे सामने आए हैं, जिससे ये स्कीम न्यूज में थी। थर्ड, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं, सेवाओं और लाभों की पेपरलेस और फेसलेस उपलब्धता के दृष्टिकोण के साथ हरियाणा सरकार ने जुलाई 2019 में PPP यानी परिवार पहचान पत्र योजना की औपचारिक शुरुआत की थी। फोर्थ, इसके तहत प्रत्येक परिवार को एक इकाई या यूनिट माना जाता है तथा उन्हें 8 अंकों की एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जाती है, जिसे पारिवारिक ID कहा जाता है। फिफ्थ, पारिवारिक ID छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप, सब्सिडी और पेंशन जैसे स्वतंत्र योजनाओं से भी जुड़ी होती है ताकि स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके। 6, ये विभिन्न योजनाओं, सब्सिडी और पेंशन के लाभार्थियों के स्वचालित चयन को भी सक्षम बनाती है। अगला 7वां पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य हरियाणा में सभी परिवारों का प्रमाणित, सत्यापित और विश्वसनीय डेटा तैयार करना है। 8वां, यद्यपि योजना के तहत नामांकन कराना स्वैच्छिक है, लेकिन विभिन्न आवश्यक सेवाओं का लाभ पाने के लिए इस योजना से जुड़े होने की पूर्व शर्त के चलते योजना को लेकर इस प्रकार के मुद्दे सामने आए हैं। 9वां, इसके तहत हरियाणा आवासीय पते वाला कोई भी परिवार योजना के अंतर्गत नामांकन करा सकता है। 10वां, एक पंजीकरण पहचान पत्र उन लोगों को भी प्रदान किया जाएगा जो हरियाणा में निवास करते हैं किंतु निवास हेतु आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते। तो ये परिवार पहचान पत्र योजना से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है रथ सप्तमी खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, ये एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो सूर्य देवता को समर्पित है। सेकंड, इस दिन आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में एक दिवसीय ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाता है। थर्ड, रथ सप्तमी को सूर्य जयंती भी कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के जन्म का प्रतीक है, और इसे माघ सप्तमी भी कहा जाता है क्योंकि ये हिंदू महीना माघ के 7वें दिन यानी सप्तमी को मनाया जाता है। फोर्थ,
ये मौसम में परिवर्तन और फसल कटाई के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। तो ये रथ सप्तमी से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है सरकारी प्रतिभूतियां खबरों में, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज न्यूज में। तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा निवेशकों को बिचौलियों की मदद के बिना सीधे सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए अपने यहाँ खाते खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है, जिससे सरकारी प्रतिभूतियां न्यूज में थी। अब हम लोग इनसे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है वे प्रतिभूतियां जो भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा केंद्र राज्य सरकार के बाजार उधार प्रोग्राम के एक भाग के रूप में जारी की जाती हैं, सरकारी प्रतिभूतियां कहलाती हैं। सेकंड, सरकारी प्रतिभूतियों की एक निश्चित या अस्थायी कूपन दर हो सकती है। इन प्रतिभूतियों की गणना बैंकों द्वारा SLR बनाए रखने के लिए की जाती है। थर्ड, ये प्रतिभूतियां अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकती हैं। अगला फोर्थ पॉइंट है आमतौर पर 1 वर्ष से भी कम समय की मैच्योरिटी यानी अवधि वाली प्रतिभूतियों को अल्पकालिक प्रतिभूतियां कहा जाता है। इन्हें ही ट्रेजरी बिल भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो ट्रेजरी बिल है उन्हीं को अल्पकालिक प्रतिभूतियां कहा जाता है, जिन्हें वर्तमान में 3 रूपों में जारी किया जाता है, अर्थात 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए ध्यान रखना है आपको। फिर आमतौर पर 1 वर्ष या उससे अधिक की मैच्योरिटी यानी अवधि वाली प्रतिभूतियों को दीर्घकालिक प्रतिभूतियां कहा जाता है। इन्हें 2 अन्य नामों से जाना जाता है, सरकारी बॉन्ड और दिनांकित प्रतिभूतियां। ये ध्यान रखना है आपको। 6, भारत में केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और बॉन्ड यानी दिनांकित प्रतिभूतियां दोनों जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉन्ड यानी दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण कहा जाता है। तो आपको याद रखना है सेंटर दोनों तरह की जारी कर सकता है, यानी आपको अच्छे से याद रखना ट्रेजरी बिल और बॉन्ड भी, जबकि स्टेट केवल बॉन्ड जारी करेगा यानी दिनांकित प्रतिभूतियां। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। तो सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में खबरों में रहा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब है बी ऑप्शन यानी गृह मंत्रालय। अगला सवाल है आज का सवाल नंबर 1, हाल ही में किस देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने संबंधी एक परियोजना के लिए मंजूरी दे दी है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी डेनमार्क। तो इसका करेक्ट जवाब है डी ऑप्शन यानी डेनमार्क। अभी हम लोगों ने देखा था। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक योजना है। सेकंड, 3 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। थर्ड, इस योजना का उद्देश्य किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम करना और पूर्ण बीमित राशि के लिए फसल बीमा दावे का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है। अब आपको उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं या हैं बताना है। ए ऑप्शन है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका करेक्ट जवाब है डी ऑप्शन यानी दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही परिवार पहचान पत्र योजना किस राज्य सरकार से संबंधित है। ए ऑप्शन हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना यस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।